Good morning, class. Today we will discuss the topic conservative and non-conservative forces and the next topic power. So let's start with the topic conservative forces. First of all, what is conservative? You have already know about the charge is conservative, energy is conservative. जैसे चार्ज कैसे कंजर्व होता है, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बट उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म फ्रॉम one material to another material by rubbing with each other. Similarly, energy neither be created nor be destroyed, but transform from one body to the another, या फिर one form to the another form. Like electrical energy is converted into mechanical, or mechanical is converted into electrical. In the similar manner, what is conservative force? Conservative force is that in which the work done by the force in displacing a particle from one point to the another point is independent of the path followed by the particle and depends only on the end point. इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर जा रहा है, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है. हमें ए से बी पॉइंट पर जाना है, तो हम इस पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं, इस पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड ऑफ द पार्टिकल, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं. सो जनरली जो इस केस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जो फोर्स जो जनरली हमारी कंजर्वेटिव होगी, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल, एक क्लोज पाथ में हम उसको जीरो कंसीडर करते हैं. हर केस के लिए जीरो नहीं होगा, बट एक क्लोज पाथ के लिए, क्लोज पाथ जैसे हमें ए पॉइंट से जब बी पर जाना है और बी से फिर दोबारा ए पॉइंट पर आना है, तो अल्टीमेटली हमारी इनिशियल फाइनल तो वहीं रहेंगी, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा. या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एक और एग्जांपल है, जैसे हमें ए से बी पॉइंट पर जाना है, ए टू बी, तो यहाँ पर हम दो तरीके से जा सकते हैं. एक मैं डायरेक्ट लिफ्ट यूज़ कर सकती हूँ, सेकंड क्या है कि मैं स्टेयर्स का यूज़ कर सकती हूँ. तो अल्टीमेटली हम दोनों ही केसेस में ए से बी पॉइंट पर जाएंगे. तो इन दोनों केसेस में जो फोर्सेस एक्ट करेगी वो आपकी कंजर्वेटिव होंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो जस्ट ए पॉइंट और बी पॉइंट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय ए. तो दोनों केस में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इट इज़ mgh. एच क्या होगा? ए से बी तक के बीच की हाइट. सिमिलरली यहाँ पे भी जो हाइट है वो h है, तो दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी, या फिर एनर्जी स्टोर्ड होगी इस केस में जो बॉडी में, इट इज़ mgh. इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट. So this is the conservative force. So here are some point of conservative. It only depend on the initial and final position. It do not depend on the nature of path. Now work done by or against the force is moving in a complete round trip is always zero. इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलास्टिक फोर्सेस जो जनरली हमारे स्प्रिंग में होती हैं, ये सभी के सभी जो फोर्सेस होती है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं. नाउ नॉन कंजर्वेटिव होंगी जो जहाँ पे जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी जनरली. इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द बॉडी मूव्स, देन सच अ फोर्स इज कोल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. जहाँ पे वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है उसे हम नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, विस्कोसिटीज़ हैं, ये हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं. देखो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. तो डेफिनेटली ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ रफ है, स्मूथ है. सो ये फोर्सेस होती हैं जहाँ पे वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है लेट, जैसे इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द टू ऑब्जेक्ट. सी
ठीक है। और यहाँ पे जनरली इस केसेस में जो वर्क डन, जैसे हमारी कांस्टेंट फोर्सेस में, कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन 0 होता था, यहाँ हो सकता था, जिसमें हम राउंड ट्रिप की बात करते हैं कंप्लीट राउंड में, बट यहाँ पे वो नॉन ज़ीरो होगा। अगर एक बॉडी ए से बी पर जा रही है और दोबारा फिर वापस ए से बी जाएगी, फिर बी से ए जाएगी, तो कंजर्वेटिव में ये 0 होगा, बट नॉन कंजर्वेटिव में ये 0 नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर. Power of a person or a machine is defined as the rate of doing work. Now, if shorter is the time taken by the person or a machine in performing a particular task, larger is the power of that person or a machine. अगर कोई पर्सन या कोई मशीन कोई काम करने में जितना कम टाइम लेती है, उतना ही उसकी पावर, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला है, दैट इज़ पावर, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट का मीनिंग होता है अगर किसी भी क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं. देखो यहाँ से हमने टाइम से डिवाइड किया है, दैट्स वाई हियर इट इज़ रिटन रेट. अगर ऐसे ही हम किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं. सो यहाँ पे हमने जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स वर्क इज़ डिवाइडेड बाय टाइम. अगर मैं यहाँ लिखूँ ग्रेडियंट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स वर्क इज़ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. बट हियर द फॉर्मूला ऑफ पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इट मीन्स dw by dt. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ टू स्केलर, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये क्योंकि वर्क डन भी स्केलर है, टाइम स्केलर है, सो पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो वर्क डन का फॉर्मूला है यहाँ पे F वेक्टर डॉट ds वेक्टर. F क्या है, फोर्स, ds है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो अब यहाँ पे हम वर्क डन की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और टाइम की जगह. नाउ अब ds बाई dt किसका फॉर्मूला बनता है, वेलोसिटी का. तो यहाँ से पावर का हमारा रिलेशन आ गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी, सो रिजल्टेंट विल बी ए स्केलर. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इट मस्ट बी अ स्केलर. Now, the power supply by force is equal to the time rate of change of kinetic energy of body. पावर की डायमेंशंस अगेन वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. तो वर्क की होती है ml/t-2, टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वाली डायमेंशंस होंगी. यूनिट होती है वाट, एंड 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. तो यहाँ से हम 1 वाट की डेफिनेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. पावर ऑफ एजेंट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड. नाउ अब इसकी अनदर यूनिट क्या है, 1 किलोवाट, दैट इज़ 10⁻³ वाट. 1 हॉर्स पावर, जो हमारी जनरली जो मशीन्स होती हैं, मोटर, या फिर हम उनको जनरली आपने देखा होगा वहाँ पे हॉर्स पावर लिखा होता है, 2 हॉर्स पावर की है, 3 हॉर्स पावर की है. तो ये हमारी एक टेक्निकल टर्म हो गई, दैट इज़ हॉर्स पावर, इट इज़ 746 वाट, या फिर हम इसे कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं. हार्ट बीट होती है वो हमारी 1.2 वाट होती है. स्लीपिंग टाइम पे जो पावर होगी वो 75, या स्लो वॉकिंग की क्या होगी 200 वाट. So this is all about the power. So power of an agent is at any instant is equal to the dot product of the force and velocity vector at that instant. Now let's do some numerical related to power. First numerical is a body of mass m is initially at rest. It accelerates uniformly to velocity v1. Find expression for the instantaneous power delivered. तो यहाँ पे देखो इनिशियली बोला है कि वो रेस्ट पर है, तो u क्या हो जाएगा 0, v1, एंड टाइम को हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू t1. तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ u प्लस at. तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई, दैट इज़ एक्सेलरेशन इज़ v1 डिवाइडेड बाय t1. नाउ हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमें पावर चाहिए. तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू a, दैट इज़ m v1 ओवर t1. नाउ यहाँ से v का फॉर्मूला आ गया, इट इज़ u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट इज़ v1 t डिवाइडेड बाय t. तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला हमने v1 की टर्म में कैलकुलेट कर लिया. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, अ मैन साइकिल अप अ हिल हुज स्लोप. रिमेंबर मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर हम 1/20 लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है. यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं ईजिली. 1/20 विद वेलोसिटी ऑफ 6.4. द वेट ऑफ द मैन एंड साइकिल इज 98 kg. वट वर्क पर मिनट इज़ ही डूइंग, वट इज़ हिज हॉर्स पावर. ईजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा.
A water pump out 24 kg of water per minute. If water is coming out of the velocity 3 meter per second, what is the power of pump? And how much work is done if pump runs for 10 minutes? Now यहाँ पे हमें मास कैलकुलेट करना है. मास कितना हो जाएगा? 2400 kg गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ हमारे पास यहाँ पे सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, हाफ mv² माइनस हाफ mv². तो इसकी वैल्यू आ गई 10,800 जूल. तो पावर निकाल लेंगे इजीली, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ अब देखो बी पार्ट में इसमें क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज़ डन इज़ पंप रन फॉर 10 मिनट्स. अगर वो 10 मिनट्स के लिए वर्क करता है तो कितना वर्क डन होगा. तो यहाँ से टाइम इज़ 10 आवर्स. 10 आवर्स के लिए करेगा, टाइम को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, वर्क डन को इसमें सिंपली पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से. तो हमारे पास आ गया वर्क डन का फॉर्मूला. नाउ फोर्थ वन, व्हाट पावर मस्ट बी डेवलप्ड बाय द एयरक्राफ्ट इंजन टू